साथियों, तो अभी तक हमने सुश्रुत उत्तर तंत्र में क्या देखा। सुश्रुत उत्तर तंत्र का एक कंप्लीट एनालिसिस देखा, 66 चैप्टर कैसे हैं और कैसे उसको निमोनिक्स बनाकर हमें याद करना है। फिर हमने देखा कि सुश्रुत उत्तर तंत्र के 66 चैप्टर में सालाक्य का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा कि 26 चैप्टर कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं। फिर हमने देखा कि सालाक्य के पहले 19 चैप्टर में कैसे कैसे आई डिजीज को डिवाइड किया है, संख्यावाची जो क्वेश्चन आता है उसको हमने समझा। फिर हमने सुश्रुत उत्तर तंत्र के पहले चैप्टर औपद्रविक अध्याय के बारे में जाना। अब दूसरा चैप्टर है सुश्रुत उत्तर तंत्र का संधिगत रोग अध्याय। इसमें संधिगत रोग में टोटल 9 संख्या बताई है सुश्रुत ने। तो हमने समझा कि संधि होना एक नाइस टास्क है। तो नाइस से 9 और संधिगत रोग हो गया 9। हमने इसको एक रफ डायग्राम पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनाया अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि इंडिया और पाकिस्तान में संधि होना ही जायज़ है, क्योंकि पड़ोसी हमेशा चाहे जितना बुरा हो पड़ोसी पड़ोसी ही होता है। ये अटल जी का इम्पोर्टेंट सेइंग है। तो संधिगत रोग 9 होते हैं, हमने समझ लिया। अब यहाँ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो समझते हैं। पहले एक बार ब्रीफ समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। देखिए, पहले तो ये पूछ लेगा 9 टाइप के डिजीज हैं। तो एग्ज़ाम में हम चाहे जो भी एग्ज़ाम दें उसमें पहला कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से उसको समझिए। बिल्कुल मैथमेटिक्स और साइंस की तरह हम समझेंगे इसको। पहले तो संधिगत रोग 9 होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा परवड़ी का आई के किस पार्ट का डिजीज है। तो हमको समझना है कि क्यों संधिगत रोग है। फिर परवड़ी या जो भी आपकी डिजीज है वो पूछेगा इसमें दोष क्या है। फिर उसका ट्रीटमेंट पूछेगा और थोड़ा बहुत अदर डिस्क्रिप्शन पूछता है। तो इस तरह से इस चैप्टर से 7-8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हम लोग इसको आगे समझेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं आपका मेंटर डॉक्टर कृष्णानंद। चलिए, तो श्लोक संख्या 4 में पुयालस का डिस्क्रिप्शन है। तो पुयालस कहाँ होता है? ये संधिगत रोग है, संधियों में होता है। पुयधन आलस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल सैक है ये। अभी मोटा मोटा समझते चलिए, लास्ट में आपको सब समझा दूंगा। तो आप ऐसा करना है, समझना है कि संधियों में पस होता है। श्लोक संख्या 4 है। उपनाह क्या है? एक ग्रंथि है, इसलिए ये कफज है। और उपनाह को हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, उपनाह के बारे में डिटेल। तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब श्लोक संख्या 5 पे आइए। उसमें 5, 6, 7 उसमें नेत्र स्राव का वर्णन है। तो नेत्र स्राव 4 तरह के नेत्र स्राव होते हैं, हमने याद कर लिया। पी कर, पूया स्राव, पित्त स्राव, कफज स्राव और रक्तज स्राव। तो ये 4 तरह के स्राव हो गए। वातिक स्राव नहीं होता। क्यों? क्योंकि आँख से हवा थोड़े निकलेगी भाई। तो जो उपनाह होता है ना, ये दृष्टि संधि में होता है और नेत्र स्राव कनीनक संधि में। यही ध्यान देना है। फिर इसमें और कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है। पूया स्राव त्रिदोषज होता है, इसको समझाऊंगा आगे बस इतना ध्यान रखिए। फिर पित्त स्राव में एक श्लोक में लिखा है नीलम उष्णम जलाभामम, जल आभम। तो ये जल स्राव का लक्षण नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है। जल स्राव टर्म
वाग्भट्ट ने दिया था। नीलम उष्णम जल आभम जलाभम, ये पित्तस्राव का लक्षण है। क्यों? क्योंकि श्वेत किसका कलर होता है? कफ का। और अरुण और कृष्ण किसका होता है? वात का। बाकी सारे कलर पित्त के होते हैं। तो नीलम दिया है तो पित्त हो गया, उष्ण यानी पित्त हो गया। जलाभम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये जलास्राव है। जलास्राव टर्म तो सुश्रुत में आता ही नहीं है, जलास्राव टर्म वाग्भट्ट का है। अब कफज में श्लेष्म स्राव निरुजः, तो निरुजः लिखा हुआ है तो वेदना रहित, वेदना लक्षण किसका होता है? ये वात का होता है और यहाँ पर कफ है निरुजः। तो श्लोक संख्या 5, 6, 7, तो इसमें आप श्लेष्म स्राव निरुजः सह प्रदिष्टः, निरुजः श्लोक संख्या 6 देखिए, निरुजः सह प्रदिष्टः, ये वातस्राव होता ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ से भी समझना है। और निरुजः तो ये कफ का है, ठीक। तो ये मोटा मोटा हमको ध्यान रखना है, ये वाला। पित्ताभासम पीताभासम नीलम उष्णम जलाभावम, इसका साइन सिम्टम है तो ये है पित्तस्राव का। और जलाभावम जलवाहिनी, ये जल स्राव का है। तो 2 बार जहाँ पर जल आएगा ना वो जल स्राव है। ये वाला जलाभम ये पित्त का है और जलाभम जलवाहिनी किसका है? जल स्राव का है। श्लोक संख्या 8 का। परवड़ी, परवड़ी और अलजी 2 टर्म एक साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर पुयालस और उपनाह एक साथ पढ़े जाते हैं, ठीक। उपनाह जो होता है एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है और पुयालस क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है और नेत्रस्राव क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस है। चलिए इसको घबराइएगा नहीं, बाद में और अच्छे से इसको समझाऊंगा। अभी जो श्लोक दिया है उसको समझिए, जो आपकी किताब में श्लोक दिया है उससे समझिए। परवड़ी ये श्लोक संख्या 8, इसमें ताम्रा तन्वी लिखा है तो ताम्रा तन्वी टर्म परवड़ी के लिए आया है। तो और अलजी इसका एडवांस स्टेज है, इसमें स्थूल सोप होता है, बस इतना याद रखना है। और परवड़ी ये देखिए, ये ऐसे याद करिएगा कि पर्व है ना, ये पर्व है। तो उंगली के पर्व पे ग्लूकोमीटर लगाइए पोर पे तो खून निकलेगा। तो परवड़ी में क्या है? रक्तज है, नो कन्फ्यूजन। अलजी में सन्निपातज क्यों है अभी छोड़िए। अब परवड़ी में क्या याद रखना है इस श्लोक से? ताम्रा तन्वी। तो ये तन्वी नाम की लड़की है, सुश्रुत की जो तन्वी लड़की है, सुश्रुत सुंदर सुनते हैं ना, सुश्रुत सुंदर सुनते हैं, तो उनकी जो तन्वी लड़की है सुश्रुत की वो ताम्रा तन्वी है और उसके पर्व से रक्त निकल रहा है। और अलजी क्या है? वो स्थूल सोप है। दोनों कृष्ण शुक्लगत संधि हैं। अलजी को वाग्भट्ट ने कनीनक संधिगत कहा है। कनीनक किधर होता है? नाक के तरफ कनीनक और कनपट्टी के तरफ अपांग। अब वाग्भट्ट ने देखिए अष्टांग हृदय में परवड़ी के लिए मुदगो उपमा भिन्ना लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो वाग्भट्ट परवड़ी, तो पर्व है तो वाग्भट्ट यानी बोलना है। तो वो कह रहे हैं यार पर्व है तो क्या ताम्रा तन्वी कर रहे हो, कुछ तो अच्छा दो, तो मोदक दो, मोदक। तो पर्व है तो मोदक आएगा। वाग्भट्ट अच्छा बोलते हैं, वाक अच्छा बोलते हैं, तो मोदक उपमा भिन्ना किसके लिए आया है? परवड़ी के लिए आया है, अकॉर्डिंग टू वाग्भट्ट अष्टांग हृदय। क्यों? क्योंकि वाग्भट्ट हैं, वो कहते हैं क्या यार कैसा पर्व मना रहे हो, दीपावली पर्व और जितने भी टाइप के पर्व होते हैं, क्या ताम्रा तन्वी कर रहे हो, कुछ अच्छा चीज़ करो ना, कुछ मोदक दो, जैसे गणेश जी वाला मोदक।
मूंग होता है, लेकिन हमको गणेश जी वाला मोदक समझना है। तो कुछ अच्छा दो। मुदगो उपमा भिन्ना किसके लिए आया है? पर्व के लिए, परवड़ी। अकॉर्डिंग टू वाक भट्ट, अकॉर्डिंग टू वाक भट्ट। सुश्रुत के लिए, सुश्रुत सुंदर सुनते हैं, तो उनमें ताम्रात तन्वी आया है, किसके लिए? वाक भट्ट के। ठीक है। अब आइए अलजी। अलजी क्या होता है? तो अलजी का उल्लेख, ये फॉर्डर मटेरियल थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये समझ लिया, नेत्र संदिग्ध रोग है। ठीक। अलजी प्रमेह पीड़िका है। ठीक। मांस प्रदोषज विकार है। अलजी एक सूख दोष है। ये चारों ऑप्शन सही है। अलजी कृष्ण शुक्लगत संधि में होता है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है। और अलजी कनीनक संधि में होता है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। ठीक। अब परवड़ी जो है, कृष्ण शुक्लगत संधि में परवड़ी और अलजी दोनों होते हैं, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत तो कृष्ण और शुक्ल, इसको और अच्छे से समझेंगे, घबराइएगा नहीं। अभी केवल किताब वाला चीज़ समझिए। परवड़ी और अलजी के सुश्रुत के अनुसार कृष्ण शुक्लगत संधि में है, और अष्टांग हृदय के अनुसार वर्त्म शुक्लगत संधि में है। परवड़ी ताम्रवर्ण का है और मूंग के समान है। किसका? वाक भट्ट का पर्व ताम्रवर्ण का है और मोदक के समान है। वर्त्म शुक्लगत संधि में होता है, अष्टांग हृदय वाला, और सुश्रुत वाला कृष्ण शुक्ल में है। अब यहाँ समझिएगा, ये है डैक्रियोसिस्टाइटिस। डैक्रियोसिस्ट का मतलब होता है, देखिए यही है डैक्रियोसिस्ट, और इसी का आइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये सब फूल जाता है, ये सब फूल जाता है, तो ये हो जाएगा डैक्रियोसिस्टाइटिस। अब यहाँ समझिए, ये हैं साहब उपनाह, बीच में है, इनका क्रोनिक स्टेज पुआलस है, इनका क्रोनिक स्टेज नेत्रस्राव है, और इटसेल्फ उपनाह क्या है? एक्यूट स्टेज है। ठीक। तो ये तीन एक साथ हमने पढ़ा। उपनाह एक्यूट स्टेज है, पुयालस, पुयालस क्या है? क्रोनिक स्टेज है, और नेत्रस्राव क्रोनिक स्टेज है। ठीक। देखिए ये सब पुय भर जाता है, ये सब इधर, ये इधर, देख रहे हैं? देखिए देखिए ये सब पुयालस में क्या था और परवड़ी में क्या था, ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए परवड़ी, पुयालस, उपनाह। देखिए पुयालस, उपनाह, पुय, आलस, उपनाह और नेत्रस्राव तीनों एक ही जैसा है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आई में सारा कुछ एक ही जैसा होता है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कोरिलेट। देखिए ऐसा होता है ना, ये लैक्राइमल ग्लैंड है, दिस वन इज लैक्राइमल ग्लैंड। यहाँ से टीयर बनेगा, और इसको साफ़ करते हुए, आई चैम्बर को साफ़ करते हुए ऐसे 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 जाता है, फिर इस चैनल से होते हुए, इस चैनल से होते हुए, लैक्राइमल सैक से होते हुए, लैक्राइमल कैनाल, लैक्राइमल सैक, नाइजो लैक्राइमल डक्ट से होते हुए नेजल कैविटी में आ जाता है। ठीक है। अब ये चीज़ यहीं पर ब्लॉक हो जाती है, मान लीजिए, या यहाँ ब्लॉक हो जाती है, तो कोई रास्ता बंद हो गया, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे फिर आउटग्रोथ शुरू होगा, तो वही आपका पुयालस होगा, उपनाह होगा, नेत्रस्राव होगा, परवड़ी अलजी होगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, पहले क्रिगलर मसाज एक टर्म आता है, इसमें दोनों नाक की तरफ दबाते हैं, केवल कंप्रेशन करते हैं, दिस वन, ताकि ये जो ये ब्लॉक हो गया है वो निकल जाए, ख़त्म हो जाए, और यहाँ से बाहर आ जाए, और रूट आपकी खुल जाए। ठीक।
तो ये क्रिगलर मसाज इज रिलेटेड विद ऑल टाइप ऑफ पुयालस उपनाह। ठीक, अब आइए श्लोक संख्या 9। कृमि ग्रंथि ब्लेफराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन। तो ये क्या है भाई? तो ब्लेफर यानी होता है आईलिड। तो जब आईलिड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है दैट इज ब्लेफराइटिस, दैट इज कृमि ग्रंथि। और कृमि कहाँ पड़ेगी? आँख के बाहरी सरफेस पर कृमि पड़ गई, आउटर सरफेस से। जैसे यूका और पिपिलिका कहाँ होता है? आँख के बाहरी सरफेस पर। तो कृमि कहाँ है? बाहरी सरफेस पर, आईलिड पर। तो आँख में सूजन होगी, पलक में पपड़ी हो जाएगी। तो ये कृमि ग्रंथि है, दिस वन। देख रहे हैं? ये आई लैसेज पश्चिम। तो ये पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ कहाँ पर होता है। तो पश्चिम वर्त्मगत संधि में होता है और वर्त्म शुक्लगत संधि में भी होता है। तो दोनों में होता है। ये उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, पश्चिम वर्त्मगत संधि और वर्त्म शुक्लगत संधि दोनों में होता है। श्लोक संख्या 9 आप देख लीजिएगा वहाँ से। अब वाग्भट्ट ने इसको कहाँ कहाँ कहा है? वाग्भट्ट ने इसको कनीनक और अपांगगत संधिगत कहा है। ठीक है, अब वाग्भट्ट हैं, इनको कुछ न कुछ तो बोलना ही है। तो ब्लेफराइटिस जो हम लोग जानते हैं, सुंदर सुनना चाहते हैं, वो नहीं कहेंगे। और कहेंगे यार उनको भी तो कीड़ी पड़ा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ कीड़ी वाला काम करेंगे। तो कह देंगे यार नहीं, केवल कनीनकगत है और अपांगगत है। तो हमने समझा क्या? सुश्रुत साहब का जो कीड़ा है वो सुंदर सुनता है, तो वो कहेगा कि यार कृमि ग्रंथि है, तो कृमि कहाँ पड़ेगा? आँख के आउटर सरफेस पर पड़ेगा। तो आई लैसेज पर, यानी पश्चिम और वर्त्म। आई लैसेज किससे जुड़ा है? वर्त्म से। तो पश्चिम वर्त्मगत संधि होगा। सुंदर सुन रहा है सुश्रुत। फिर वो कहेगा कि वर्त्म और शुक्ल जुड़ा हुआ है, तो वर्त्म और शुक्लगत होगा। तो सुश्रुत सुंदर सुनते हैं, तो इन दोनों ही जगह पर कीड़े पड़ना वो बताएंगे, कृमि ग्रंथि। ब्लेफराइटिस से तुलना हुई है। ब्लेफर यानी आईलिड होता है। आईलिड का इन्फ्लेमेशन कैसे होगा? जब कीड़े पड़ेंगे वहाँ पर तो इन्फ्लेमेशन होगा, पलक में पपड़ी लग जाएगी, आँख में सूजन आ जाएगा। तो लेकिन वाग्भट्ट को कुछ ना कुछ बोलना है, तो बोलना है तो कुछ एक्स्ट्रा ही बोलना है। तो क्या एक्स्ट्रा बोल देंगे कि दोनों कार्नर्स पे होते हैं, कनीनक और अपांगगत संधिगत, अपांग संधिगत। योग रत्नाकर अश्रु ग्रंथि को कृमि ग्रंथि को अश्रु ग्रंथि कहा है। तो ठीक है, योग रत्नाकर हैं, कुछ अपना योग करेंगे ही, तो कृमि ग्रंथि को अश्रु ग्रंथि कह दिया। डल्हड़ में कृमि ग्रंथि के लिए जंतु ग्रंथि भी आया है टर्म। तो ठीक है, जंतु ग्रंथि कृमि ग्रंथि एक ही टर्म है। तो हमने अभी तक 9 श्लोक देखे। आप लोग एक बार वहाँ से देख लीजिएगा सब कुछ श्लोक्स में। ये सब कुछ कोरिलेट अपने आपको बता दिया। अब जल्दी जल्दी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको समझते हैं। चलिए, संधिगत रोग है, पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पर्व, संधि का पर्व है। संधि का पर्व चल रहा है ना भाई, इंडिया पाकिस्तान में संधि हो जाए, या इजराइल हमास में संधि हो जाए, इजराइल ईरान में संधि हो जाए, तो परवड़ी क्या है? संधिगत रोग है। ठीक, पर्व में उपनाह से एलर्जी, एलर्जी यानी अलर्जी। क्यों एलर्जी क्यों हुई है? क्योंकि उसमें कृमि पड़ा है। ठीक, और कृमि पड़ा है तो पुय डेवलप होगा, पुयालस और पुयस्राव, और इसके साथ 3 स्राव और निकलेंगे, पित्तज, कफज और रक्तज। 9 हो गया। ऐसे समझ लिया हमने 9 डिजीज होते हैं। अब उपनाह को समझते हैं। उपनाह क्या है भाई? तो उपनाह नेत्र संधिगत रोग है, सही ऑप्शन। 10 निराग्नि स्वेद में से एक टाइप है अकॉर्डिंग टू चरक। सुश्रुत ने इसको साग्नि स्वेद का भेद कहा है। क्यों कहा है साग्नि स्वेद का भेद? समझिए। उपनाह का अर्थ क्या होता है? उपनाह का अर्थ होता है पट्टी। तो सुश्रुत ने इसको साग्नि स्वेद का भेद कहा है। क्यों कहा है?
क्योंकि आई डिजीज का, कोई भी आई डिजीज हो, उसका पहला ट्रीटमेंट क्या होता है? दैट इज वार्म कंप्रेशन एंड देन सलाइन वाटर ब्रेसिंग। ये 2 ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद से एंटीबायोटिक जो यूज करना चाहें। चक्रपाणी ने उपनाह के 2 भेद बताए हैं, साग्नि और निराग्नि। ठीक, उपनाह से रिलेटेड ये टर्म हो गया। अब चलिए, अभी तक जो पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझिए। अब किताब को बंद करिए और समझिए। क्वेश्चन है, निम्न में से संधिगत रोग है, 4 ऑप्शन। परवड़ी फुटबॉल की तरफ क्यों दिखेगा हमको, समझते हैं। परवड़ी जो उंगली होती है ना, वहाँ पोर्स पाए जाते हैं, और 2 पोर्स आपस में एक दूसरे से सारे पोर्स जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो हमको दिखता नहीं है वो, क्योंकि वो यूनिटी में टोटलिटी रहती है। ठीक है, एक छोटी जैसे सेल है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा पूरा शरीर। तो परवड़ी पोर्स में संधि, तो संधिगत रोग, नो कन्फ्यूजन। अब दोष क्या है? रक्तज। क्यों है भाई? तो आपकी उंगली का पर्व है, पोर्व है, तो उसमें ग्लूकोमीटर लगाइए। तो ग्लूकोमीटर जब डालेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोमीटर डालेंगे, लगाएंगे, पेन लगाएंगे तो खून निकलेगा, तो रक्तज। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? उसमें छेदेंगे, छेदन। अब यहाँ अदर टर्म क्या है भाई? ताम्रा तन्वी और कृष्ण शुक्लगत संधि में होता है ये परवड़ी। अब समझते हैं क्यों होता है यहाँ पर। तो पर्व है, ठीक है, परवड़ी क्वेश्चन है, परवड़ी किस संधि में होता है? एक ऑप्शन रहेगा कृष्ण शुक्लगत संधि। हमारी नज़र वहीं क्यों जाकर ठिठक जाए, ये बबल क्यों फुटबॉल की तरह दिखे, समझिए। पर्व है, क्वेश्चन में पर्व है, तो पर्व कृष्ण पक्ष में भी होते हैं, शुक्ल पक्ष में भी होते हैं। कृष्ण पक्ष के पर्व आप देख लीजिए, कृष्ण जन्माष्टमी, करवा चौथ, धनतेरस। और शुक्ल पक्ष के पर्व जैसे बौद्ध जयंती, परशुराम जयंती, निर्जला एकादशी। तो हमने समझा इन दोनों पर्वों में, दोनों पर्व दोनों ही कृष्ण में भी आता है, शुक्ल में भी आता है, तो नो कन्फ्यूजन, कृष्ण शुक्लगत, शुक्ल संधिगत, ये हो जाएगा। अब परवड़ी का एडवांस स्टेज है अल्जी। अल्जी कहाँ की डिजीज है? संधिगत है, नेत्र संधिगत रोग है। क्यों? क्योंकि एलजी यानी क्या दिमाग में आएगा? दिमाग में आएगा यार वो एनसीआर वाला रीजन, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाला रीजन, जहाँ 2 प्राणी रहते हैं, एक एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक है साहब हमेशा रोते रहते हैं, पुलिस प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है, एलजी अपने अनुसार काम कर रहे हैं। तो यदि दिल्ली वासियों को अच्छा जीना है तो क्या करोगे आप? दोनों में संधि कराओ, तो संधिगत। ठीक। और दूसरा चीज़ कैसे समझेंगे? जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती थी? ग्रैनम में। तो लाइट रिएक्शन का ग्रैनम में संधि होगा, एलजी संधि, नो कन्फ्यूजन। सन्निपातज क्यों है? तो सन्निपातज यानी सन, और सन यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट रिएक्शन ग्रैनम में, यानी एलजी यानी सन्निपातज, यानी एलजी किस, कौन सा डिजीज, कौन सा इसमें दोष है? सन्निपातज, नो कन्फ्यूजन। अब एलजी क्या है? असाध्य है। क्यों भैया? एलजी और केजरीवाल में कभी संधि हो पाएगी क्या? हो ही नहीं रही है, हमेशा बवाल हो रहा है। अब मोदी जी कर रहे हैं या जो भी कर रहा है पता नहीं, तो ये असाध्य है। परवड़ी क्या था? ताम्रा तन्वी, प्रिमिटिव स्टेज। उसका एडवांस स्टेज क्या है? अल्जी। यहाँ कैसा है? ताम्रा तन्वी कन्वर्ट हो रही है स्थूल सूक्ष्म में। फिर अल्जी क्या है? कृष्ण शुक्लगत संधिगत रोग है, कृष्ण शुक्ल संधिगत रोग है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। एलजी अपोजिट है किससे? सीएम से। कैसे अपोजिट है? देखिए, कृष्ण भी अपोजिट, शुक्ल भी अपोजिट। कैसे? देखिए,
पूर्णिमा और अमावस्या दो टर्म हम जानते हैं। पूर्णिमा से जब अमावस्या की तरफ आगे बढ़ता है तो 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाता है, और अमावस्या से जब हम पूर्णिमा की ओर चलते हैं 15 दिन तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो दोनों अपोजिट हो गया। तो हमने समझा LG क्या है, कृष्ण शुक्ल संधिगत रोग हो गया। ठीक, सारा कंसेप्ट क्लियर। अब आइए कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि क्या है भाई? कृमि ग्रंथि कहाँ होगा, कीड़े कहाँ पड़ेंगे? आँख के आउटर सरफेस पर कीड़े पड़ें, कीड़े पड़ें तुम्हारे, कीड़े पड़ें। तो कीड़े कहाँ पर? ब्लेफर यानी आईलिड, आईलिड का इन्फ्लेमेशन, ब्लेफराइटिस। कौन सा डिजीज है? नेत्र संधिगत। क्यों? संधि किससे? इंडिया पाकिस्तान। खूब ढेर सारी संधि कर लिया अटल जी ने जा कर के, और अगले ही दिन बम्बार्डमेंट। तो कीड़े पड़े तुम्हारे ऊपर। क्यों? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, खासकर जहाँ पर हमारी पोरस बाउंड्री है, जैसे कच्छ वाला एरिया देखिए, पोरस बाउंड्री है, समुद्री इलाका है, कच्छ का रन है, वहाँ से पायरेट्स आते हैं। आप कसाब को याद करिए, कसाब कैसे मुंबई में घुसा था? क्योंकि वहाँ पोरस बाउंड्री है, वहाँ पर कभी भी BSF की तैनाती नहीं की जा सकती है। दलदली एरिया है ना, समुद्री इलाका है। और गुजरात वाले रीजन से जाइए, थोड़ा बहुत तो ज्योग्राफी भी जानना पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग में रफ़ डायग्राम लाइए। आप थोड़ा सा इंडिया का मैप उठा के देखिएगा कि कच्छ का रन वाला एरिया पोरस बाउंड्री है। तो कृमि ग्रंथि संधिगत रोग है। क्यों? कीड़े पड़े, संधि हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, तब भी इंसर्जेंसी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो संधिगत रोग। अब कीड़े पड़े तो कफज, नो कन्फ्यूजन। अब भेदन है तो भाई इंडिया पाक है, तो हमेशा इंडियंस चाहते हैं कि भेद दें हम, चाहे वर्ल्ड कप का वार हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमेशा भेदना ही चाहते हैं, भेद लेना चाहते हैं। याद करिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में वो लड़का गरुड़ उड़ाता है ना, एक लड़का, वो UAV ड्रोन उड़ाता है, वो जा कर के भेद लेता है कि कहाँ पर वो टेररिस्ट छुपा हुआ है। तब वो क्या नाम है उस औरत का, विक्की कौशल जा कर के उसको शूट करता है। तो कृमि ग्रंथि यानी संधि इंडिया पाकिस्तान वाला, तो हमने समझा कीड़े पड़े यानी कफज, हमने समझा कि भेद लेना है यानी गरुड़ यानी सर्जिकल स्ट्राइक, ड्रोन यानी विक्की कौशल, भेद लिया तो कृमि ग्रंथि भेदन। अब ये कौन सा डिजीज है? तो ये पश्चिम वर्त्मगत है और प्लस वर्त्म शुक्लगत भी है। क्यों? क्योंकि कीड़े बाहर पड़ते हैं। ये देखिए, आपको यदि मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, आईलिड दोनों इन्फ्लेम्ड हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके आईलैशेज पश्चिम वर्त्म, तो पश्चिम वर्त्मगत संधि हो गया, पश्चिम वर्त्मगत संधि हो गया, और कीड़े अंदर भी हैं तो वर्त्म शुक्लगत संधि हो गया। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमको समझ में आया कि ये कहाँ पर है, पश्चिम वर्त और वर्त्म शुक्ल। अब आइए उपनाह। उपनाह अक्यूट स्टेज है, संधिगत है। क्यों? क्योंकि उपनाह में हमने पढ़ा था कि उपनाह स्वेद का प्रयोग कहाँ होता है? संधि स्थल पर किया जाता है। उपनाह का प्रयोग, उपनाह मतलब पट्टी, और उपनाह का प्रयोग स्वेदन में, तो संधिगत हो गया। कफज है तो भाई ग्रंथि में होता है डैक्रियोसिस्ट, है ना, लैक्राइमल डक्ट होता है ना। डैक्रियोसिस्ट का मतलब लैक्राइमल डक्ट यानी ग्रंथि यानी कफज, अक्यूट है ना, तो कफज। अब भेदन क्यों होगा समझिए, ट्रीटमेंट भेदन क्यों होगा भाई समझते हैं। तो उपनाह का मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में जूता था, उपनाह का मतलब आयुर्वेदा में पट्टी था, तो मॉडर्न में समझेंगे तो कोई 100 रुपये का उपनाह पहना है और कोई 5000 का उपनाह पहना है। ठीक, तो पता चल जाएगा और अमीर और गरीब का भेद। ठीक, फिर किसी का पैर हाथ टूटा है तो कोई सरकारी अस्पताल में जाकर पट्टी कराया है, और कोई मेदांता मेडिसिटी में जा कर के वो बहुत
अट्रैक्टिव पट्टी आती है वो कराया है। तो हमने भेद पता कर लिया कि कौन गरीब कौन अमीर। उपनाह में भेदन, नो कन्फ्यूजन। उपनाह कैसा है? अपक्व है, वेदना रहित ग्रंथि है। इसी का एडवांस स्टेज है पुयालस। इसमें पक्व शोफ है और उपनाह में अपक्व शोफ है। पुयालस क्या है भाई? तो ये क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस है। अब पुयालस क्या है? पुय धन आलस, संदिग्ध डिजीज है। तो इसमें क्या हमने समझा? हमने समझा कि पुयालस संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि पुय यानी पस पड़े ऐसे संधि में जिससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा है, इंसर्जेंसी बढ़ रही है, स्लीपर सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक। सन्निपातज क्यों है? क्यों? क्योंकि ये पुयालस है। समझिए, पुय बिना पित्त के पुय नहीं, और आलस बिना कफ के आलस नहीं। और ये क्रोनिक फॉर्म है डैक्रियोसिस्ट में, लैक्राइमल डक्ट में, तो बिना वात के मूवमेंट नहीं, यानी सन्निपातज। नो कन्फ्यूजन। वेधन क्यों है? अब ये पुयालस है तो बोरवेल बनाना पड़ेगा ना, इतना मोटा गड्ढा बनाना पड़ेगा, बोर करना पड़ेगा, और तभी यहाँ से पुय, सारा पुय निकलेगा। जो आलसी पुय हो गया है, जो कंसंट्रेटेड पुय हो गया है, वो तभी निकलेगा, यानी वेधन। तो बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरह पढ़िए। सुश्रुत तो कह के चले गए, लेकिन हम लोग को उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरह पढ़ना है। अब आइए 4 प्रकार के नेत्रस्राव। ये उपनाह का एडवांस स्टेज है। यह क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस संदिग्ध क्यों है? क्योंकि नेत्रस्राव क्यों होगा? जब कोई संधि टूटेगी। ये आपका हार्ट है और ये हार्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, 2 हार्ट मिलकर एक हार्ट बन गया है। अब ये जुड़ गया, टूटेगा तो ये संदिग्ध है। ठीक। 4 प्रकार के हैं इसमें, तो 4 प्रकार के इसमें वो दोष भी हैं। पीपी कर, पुयस्राव, सन्निपातज है। ठीक। पित्तस्राव, श्लेष्मस्राव और रक्तस्राव। समझ में आ ही रहा है। ट्रीटमेंट असाध्य है भाई। क्यों? क्योंकि जब दिल टूट जाएगा तो कैसे जुड़ेगा? अब वो तो मेरी एक्स हो गई, और एक्स की वैल्यू एक्स होती है, दैट इज़ नथिंग, यानी कभी नहीं जुड़ेगा। और कभी नहीं जुड़ेगा दिल तो हो गया असाध्य। नो कन्फ्यूजन। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हमने संदिग्ध रोग कंप्लीट पढ़ लिया। अब आगे हम सुश्रुत उत्तर तंत्र 3 पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।